जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदय चौहान आपका फिर से नॉलेज बुक 2.0 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग बहुत मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आपको जल्दी से जल्दी जो भी नॉलेज आपको मैं देना चाहता हूं वो आपके पास जल्दी से क्या किए पहुंच जाए। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को अगर इंग्लिश ग्रामर अगर बेसिक से एकदम हाई मतलब कि आपको एकदम जहाँ जिसको नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कि आपको मान लीजिए इंग्लिश में अगर जीरो हैं, तो अगर आप इंग्लिश से अगर जीरो हैं और आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, इंग्लिश का अच्छा नॉलेज लेना है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल नॉलेज 2.0 से जुड़ जाइए क्योंकि मैं इंग्लिश आज से बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले इंग्लिश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि इंग्लिश होता क्या है और इंग्लिश को बोलने की हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ग्रामर की, क्योंकि हमें कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, तो वी नीड्स टू ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता कि हमें क्या होना चाहिए, ग्रामर का यूज होना चाहिए। मतलब कि हमें ग्रामर क्या होना चाहिए, पता कि कौन सा सब्जेक्ट बोलना है, कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किसी से बात करना है तो प्रेजेंट में करना है कि पास्ट में करना है कि फ्यूचर में करना है। तो जिन लोगों को अगर इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखना है वह मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आज से मैं आपको इंग्लिश बेसिक से सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द ग्रामर इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण। क्योंकि जब हिंदी हम पढ़ते हैं तो हिंदी को भी सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को भी पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ग्रामर होता है, ग्रामर होते हैं क्या, मतलब कि आप लोग देखते हो कि जैसे हमारे दोस्तों में अगर कोई फॉरेन आ जाता है तो अगर हम उससे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉरेन लैंग्वेज में बिना किसी हेल्पिंग और बिना किसी मेन ऑफ के डायरेक्टली क्या कर देते हैं। कभी कभी तो हेल्पिंग और भी नहीं लगाते हैं ताकि हमको ये ना पता चलता है कि उनका जो स्पीकिंग है वो जो बोल रहे हैं प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पास्ट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रामर होता क्या है। ठीक है, जैसा आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, मैं कुछ ग्रामर के कुछ शब्द में लिख दिया हूँ यहाँ पे। जैसे दिया है कि ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब कि ग्रामर क्या है, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी भाषा की प्रणाली और क्या है, संरचना। मतलब कि जो हमारी ग्रामर होती है वह किसी भी भाषा की प्रणाली और क्या होती है, संरचना। मतलब कि ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का क्या होता है, सिस्टम यानी कि प्रणाली एंड स्ट्रक्चर यानी कि क्या होता है, संरचना होता है। एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प अस डिसाइड द ऑर्डर, यानी कि द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर का नियम है हमें क्या करता है, तो ग्रामर का जो नियम होता है हमें किसी भी निर्णय को लेने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब कि जो भी हम ग्रामर बोलते हैं तो ग्रामर में जो शब्द हम बोलते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग का मतलब कि जो अगर इंग्लिश को समझते हैं कि मैंने एम का प्रयोग क्यों किया, तो मैं आई एम गोइंग मतलब कि मैं जा रहा हूँ, कि जाने वाला हूँ, कि जाऊँगा। तो जिसको अगर इंग्लिश ये पता हो कि आई एम का प्रयोग क्यों किया गया है, वहाँ पे आई का प्रयोग क्यों किया गया है, गोइंग का प्रयोग क्यों किया गया है, कि काम कंटिन्यू है, कि काम खत्म हो चुका है, कि काम होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए। तो क्या है अगला, तो द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का नियम क्या होता है, हेल्प और डिसाइड द ऑर्डर, यानी कि हमें किसी भी निर्णय को लेने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब ग्रामर जो होता है हमें किसी भी निर्णय को लेने में मदद करता है। एंड वी पुट वर्ड्स इन
एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ड टू यूज, मतलब कि हम शब्दों का उपयोग करने के लिए जिस क्रम में और रूप में रखते हैं, मतलब कि हम शब्दों का प्रयोग करने के लिए जिस रूप या जिस क्रम में रखते हैं वही मेरा क्या होता है, ग्रामर। क्योंकि ग्रामर के बारे में हमें जानने के लिए हमें उनका क्रम आर्डर यानी कि हमें क्या होना चाहिए एंड शब्दों का जो हमारा यूज है उसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, वी पुट वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो उपयोग है उसको करने के लिए हमको इनका क्रम चाहिए और क्रम के साथ उनका क्या, उनका एक रूप चाहिए। जैसे मान लीजिए क्रम का मतलब ये होगा कि जैसे मान लेते मैंने एक सेंटेंस रख लिया कि आई एम गोइंग, तो हमको पता है कि आई एम गोइंग में मेरा कार्य क्या है कि गोइंग लग गया। तो अगर मैं बता दूं कि जिस अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पमेन वर्ब के साथ अगर आईएनजी जुड़ जाता है तो वो मेरा काम क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य का जारी रहना, मतलब कि कार्य जारी है लेकिन कब तक होगा, कैसे होगा, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैं लिख लिया कि आई एम गोइंग, क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि गोइंग एम आई, ठीक है। जैसे मैं इस सेंटेंस को लिख लिया गोइंग एम आई, मतलब कि मैंने बोल दिया गोइंग एम आई, तो क्या भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन कब होगा, जिसको ये नहीं पता रहेगा कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि पहले मेन वर्ब लगाएं कि पहले हम जो इसका सब्जेक्ट है वो रखें। तो इसलिए इन जो आई एम गोइंग में मेरे पास तीन वर्ड जो दिख रहे हैं, इन तीन वर्डों का क्या होता है, एक क्रम होता है कि अगर इनको हम किसी न किसी एक क्रम में रखेंगे और उन क्रम का एक रूप होगा तो किसी भी ग्रामर का जो क्रम होता है, यानी कि हमें जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों का उपयोग करने के लिए जिस क्रम और रूप का प्रयोग करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, तो ग्रामर कहलाता है, ठीक है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ये ग्रामर की जो परिभाषा लिखना है एक बार प्लीज आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ग्रामर को मैं बहुत बेसिक से, अगर जिसको ग्रामर अगर लाइफ में पहली बार मैं इस चैनल पर पढ़ रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि उसको भी मैं 1 से 2 महीने के अंदर ग्रामर बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका और टेंसों को बनाने का तरीका और सारे पार्ट ऑफ स्पीच को समझना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भाग होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, सब आप लोग को बहुत अच्छी तरह सिखा देंगे। तो जिन लोगों को थोड़ा सा एक बार जरूर इसको लिख लें कि जैसे दिया है क्या इंग्लिश ग्रामर को मैं लिखवाया हूँ कि ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ और लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर जो होता है किसी भाषा की प्रणाली और संरचना होता है। द रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प और डिसाइड एंड आर्डर, यानी कि जो ग्रामर करता है क्या करता है कि ग्रामर हमें किसी भी निर्णय को यानी कि नियमों के निर्णय को लेने में क्या करता है, हेल्प यानी कि मदद करता है। आप वी पुट वर्ड्स एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ड टू यूज, यानी कि हम शब्दों का उपयोग करने के लिए जिस क्रम और रूप का प्रयोग करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, व्याकरण का परिचय, मतलब कि ग्रामर होता क्या है और हमें किसी भी सब्जेक्ट के ग्रामर को पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ग्रामर को एकदम डीपली अच्छी तरह से एकदम पढ़ेंगे। अगर मेरे ग्रामर पढ़ने के बाद आप लोग कहीं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो इस तरह की खोजेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जितने लोगों के पास मेरी वीडियो जा रही है वो अगर जो भी चीज़ पढ़े कि और कहीं भी छोटी भी चीज़ को कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत न हो। तो ग्रामर मतलब कि ग्रामर का परिचय कि ग्रामर होता क्या है, तो हमको पता है कि ग्रामर क्या होता है कि किसी भी भाषा को, चाहे भाषा हमारी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रांसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में चाहे जो भी भाषाएं होती हैं, किसी भी भाषा को ठीक लिखना, पढ़ना, यानी कि जो भी हमारी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं को ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है, ठीक है। कि किसी भी भाषा को ठीक लिखना और बोलना
समझा जाता है वह मेरा क्या कहलाता है, तो व्याकरण। मतलब कि व्याकरण को सीखने के लिए हमें क्या है कि किसी भी भाषा को कैसे बोला जाए और कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो किसी भी भाषा को ठीक ठीक बोलना और लिखना जो समझा जाता है वही मेरा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। आइए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में कि मैं आपको पहले बोला हूं ना कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें ग्रामर की क्या होती है, बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम ग्रामर को सीख गए तो किसी भी भाषा को, यानी कि इंग्लिश में बोलना हो तो बहुत शुद्ध भाषा को इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलना हो तो एकदम शुद्ध भाषा को हिंदी में बोलेंगे। मतलब कि जो भी भाषा, क्योंकि हमको अधिक से अधिक हमारे हिंदुस्तान में दो ही भाषाएं हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, खासतौर से जितने सारे यूपी और बिहार के लोग हैं उनको दो ही लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो देखते हैं कि ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना, ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना और बोलना समझा जाता है। मतलब कि किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना और बोलना समझा जाता है वह मेरा क्या होता है, ग्रामर होता है। और किसी भी भाषा को लिखने और बोलने के लिए हमें क्या होता है, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए और बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति क्या है, आवश्यक है। मतलब कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर हमारा वो नॉलेज होता है जो किसी भी लैंग्वेज को क्या करे, करेक्ट लिप से राइटिंग करना, मतलब कि सही रूप से लिखना, एंड टू स्पीक अंडरस्टैंड, और क्या हो जाता है, लिखना और समझा जाता है। इसका क्या ग्रामर यानी कि व्याकरण कहलाता है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध या ठीक ठीक लिखना और बोलना समझा जाता है हमारा क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। और किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के लिए हमें ग्रामर की क्या होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है। तो अगर ये चीज आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मेरी बातों को समझ गए कि ग्रामर क्या होता है, तो फिर से बता दूं कि ग्रामर वह विद्या होती है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को ठीक ठीक बोलना और लिखना समझा जाता है, वह मेरा क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। और किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के लिए हमें ग्रामर की क्या होती है, बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, ग्रामर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ग्रामर समझ आया कि ग्रामर क्या होता है। तो मैं ग्रामर होता है कि किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना बोलना समझा जाता है, क्या कहलाता है, तो ग्रामर कहलाता है, ठीक है। और ग्रामर को यानी कि किसी भी भाषा को लिखने और बोलने के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना क्या है, यानी कि ग्रामर की जो भी ग्रामर होते हैं, ग्रामर का नॉलेज होना क्या है, बहुत ही हमको जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि ग्रामर में जो सबसे छोटा होता है वो मेरा क्या होता है, अल्फाबेट। और अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं क्या, वर्णमाला। तो अगर जितने लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में जो क ख ग घ आप लोग ने पढ़ा होगा तो हिंदी का वर्णमाला हो गया। तो जो हमारा इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में वर्णमाला क्या होता है, तो हमको पता है कि वर्णमाला यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या वर्णमाला क्या होता है, तो जैसे हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं तो क्या होता है कि जो हिंदी में क ख ग घ उनका जो कलेक्ट या फिक्स एक आर्डर होता है वही क्या होता है, वर्णमाला। तो इंग्लिश में अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट होता है ए सेट्स ऑफ लेटर इन अ फिक्स आर्डर। मतलब कि जो अक्षरों का एक क्या होता है, सेट इन अ फिक्स आर्डर, जो एक निश्चित क्रम में, मतलब कि शब्दों का जो एक सेट होता है वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम इंग्लिश में जो ABCDE पढ़ते हैं वही मेरा क्या होता है, अल्फाबेट होता है। मतलब कि अल्फाबेट को हम सीखने के लिए उनका एक आर्डर होता है ना। कहने का मतलब कि जितने लोग अगर ABCD सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं तो ABCD में क्या पहले BC फिर AE, कुछ इस तरह तो हम लिखते नहीं है। मतलब कि हम BCAE तो नहीं पढ़ते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले A को पढ़ते हैं, फिर किसको पढ़ते हैं, B को पढ़ते हैं, B के बाद हम D को नहीं पढ़ सकते हैं, D से पहले किसको पढ़ना पड़ेगा,
सी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेट्स ऑफ लेटर, जो अक्षरों का एक सेट इन फिक्स ऑर्डर, जो एक निश्चित क्रम में होता है, दैट यू यूज, जो आप प्रयोग करते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को लिखने के लिए। तो आप किसी भी भाषा को लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि एक अक्षरों का एक फिक्स, एक निश्चित ऑर्डर करते हैं या एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है, वर्णमाला। मतलब कि वर्णमाला या अल्फाबेट क्या होता है, तो सेट्स ऑफ लेटर इन अ फिक्स ऑर्डर दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज। तो हिंदी में तो किसी भी भाषा के सभी अक्षरों का जो संग्रह होता है, यानी कि किसी भी भाषा के अक्षरों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। और अल्फाबेट को क्या करते हैं कि इनका एक सेट्स होता है, और उन सेट्स का क्या होता है, एक फिक्स, एक निश्चित क्रम होता है, और उन्हीं क्रम में जो हम भाषा लिखते हैं, भाषाओं को लिखते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है, तो अल्फाबेट। तो सिंपल भाषा में, तो सेट्स ऑफ लेटर इन अ फिक्स ऑर्डर दैट यू आर व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज इज अल्फाबेट। ठीक है। तो अब जानते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो हमको पता है कि ये तो सबको, क्योंकि सभी लोग को पता है कि जो अगर इंग्लिश अगर कुछ भी आप लोग पहले पढ़े हैं, तो आप क्लास 1, 2, 3 वाले बच्चे तक को पता होगा कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट या वर्णमाला होते हैं। तो हमको पता है कि हमारे इंग्लिश में टोटल कितने, A to Z, यानी कि A से Z तक टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं। तो हमको पता है कि इंग्लिश में A से Z तक टोटल जो अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं, 26। यानी कि इंग्लिश में हमारे कितने होते हैं अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट क्या होता है, एक लेटर या अक्षरों का संग्रह। तो हमारे इंग्लिश में जो इंग्लिश है A to Z, तो A से Z तक कितने अक्षर होते हैं, तो A से Z तक टोटल 26 लेटर होते हैं। और यानी कि A to Z मतलब कि पहले सबसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M करते करते टोटल कहाँ तक जाना है हमको, Z तक। तो A से Z तक टोटल कितने हमको लेटर हैं, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं। और इन्हीं 26 लेटरों का जो संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो अल्फाबेट होता है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि सेट्स ऑफ लेटर, यानी कि क्या होता है, ये अक्षरों का एक सेट्स होता है इन फिक्स ऑर्डर, जो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब कि निश्चित क्रम के पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E को रखते हैं। दैट यू यूज, जो आप प्रयोग करते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, जो क्या करते हैं, किसी भाषा में लिखने, यानी भाषा में लिखने के लिए। तो किसी भी भाषा में हम लिखने के लिए जिसका जो प्रयोग करते हैं, किसमें, एक निश्चित क्रम में, वही मेरा क्या कहलाता है, तो अल्फाबेट होता है। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो अपने नाम लिखने के लिए AWDHESH, तो मतलब कि AWDHESH टोटल क्या है, ये मेरे पास अल्फाबेट के जो क्या है, लेटर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 लेटर का संग्रह बना, मेरा क्या बन गया, यह वर्ड बना। उसी तरह जो 26 लेटर A से लेकर Z तक होते हैं, इन्हीं का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है। तो अल्फाबेट आप लोग को समझ आया कि अल्फाबेट क्या होता है। तो किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के संग्रह को क्या कहते हैं, अल्फाबेट, यानी कि सेट्स ऑफ लेटर, यानी कि जो हमारा लेटर या अक्षर होते हैं, उस लेटरों का एक सेट इन फिक्स निश्चित क्रम में होता है। दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, जो किसी भाषा को लिखने के लिए करते हैं, वही मेरा क्या होता है, अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट तो हमारे इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं, जो A to Z होता है, तो A से लेकर Z तक हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। और इस A से लेकर Z तक अल्फाबेट में A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है और D क्या होता है। मतलब कि अगर A to Z में, अगर A to Z हमारे A से Z तक टोटल 26 हमारा क्या है, वर्णमाला है। तो 26 वर्णमाला में जो A है, B है, C है, D है, इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हम बात करें किसकी, लेटर या अक्षर की, हम लिखा ना सेट्स ऑफ लेटर, मतलब कि अक्षरों का क्या होता है, एक सेट्स होता है इन फिक्स ऑर्डर, जो एक निश्चित क्रम में होता है। तो अक्षरों का एक सेट्स जो एक निश्चित क्रम में होता है, दैट यू, जो आप प्रयोग करते हैं, तो व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, एक भाषा को लिखने
के लिए। तो एक भाषा को लिखने के लिए आप जिस चीज का प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, वह एक सेट्स ऑफ लेटर, एक अक्षरों का सेट्स होता है और एक निश्चित क्रम में होता है। तो हम बात करते हैं कि A to Z, A to Z में 26 क्या हो गए, तो हमारे 26 अल्फाबेट हैं। तो 26 अल्फाबेट में A B C D E F क्या है, तो हमको पता है कि ये जो होते हैं इनको हम अक्षर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं कि A B C D E, ये हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। तो लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर हम क्या होता है कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ और लैंग्वेज, the smallest unit of a language is called letter। मतलब द स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे छोटी, यूनिट मतलब होता है इकाई, और ऑफ अ लैंग्वेज एक भाषा की। तो एक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह मेरा क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। मतलब कि अवदेश हमारे क्या है कि अवदेश, जैसे मैं एक लिखता हूँ इसको काट के कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यह राम एक अच्छा लड़का है मेरे के इंग्लिश की भाषा हो गई, और इस भाषा का मतलब कि हम समझ गए कि राम इज अ गुड बॉय जो लिखा हुआ है मेरे एक इंग्लिश की भाषा हो गई। और इस इंग्लिश भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई मतलब क्या होगा कि जो सबसे एक एक भाग, जैसे मैं बात करूँ राम की, तो राम का जो सबसे एक भाग तीन भाग की, राम जो है 1 2 3 यानी कि 3 अक्षरों से लेटर से मिलकर बना है। तो राम का जो पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, इच का पहला लेटर, दूसरा लेटर, तो यही जो हमारे लेटर होते हैं, इन्हीं लेटरों का संग्रह होता है। तो लेटर जो हमारे लेटर होते हैं, लेटर के संग्रह से मेरे वर्ड या शब्द बनते हैं। शब्दों का जो समूह होता है वो मेरा क्या बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है। और जो सेंटेंस का समूह होता है वो मेरा क्या बनाता है, तो एक हमारे स्टोरी बनाता है। मतलब क्या, एक हमारा पोएट्री है, जो भी चीजों एक किताब का क्या करता है, बनने का निर्माण करता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो हमारा लेटर क्या होता है कि लेटर जो होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो राम इज अ गुड बॉय में सबसे छोटी इकाई क्या है, राम भी है, ए है, एम है, आई है, एस है, ए है, जी है, ओ है, ओ है, डी है, बी है, ओ और वाई है। तो इसमें राम क्या हो गया, राम का जो आर है यह मेरा हो गया लेटर। तो टोटल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह मेरा लेटर कहलाता है। तो टोटल इंग्लिश में कितने लेटर हो गए, तो हमको पता है कि टोटल हमारे इंग्लिश में कितने लेटर अक्षर हैं, तो 26 लेटर है। और बात करते हैं 26 लेटर में वावेल की और कॉन्सोनेंट की। तो बात करते हैं वावेल की। तो वावेल क्या होता है, तो हमको पता है कि इंग्लिश में मेरे पास कितने वावेल होते हैं, तो इंग्लिश में मेरे पास केवल 5 वावेल होते हैं। कितने वावेल की बात करते हैं, VOWE, यानी कि वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। तो स्वर क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले जान कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होता है मेरा A E I O U। तो टोटल मेरे पास इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं, 5 होते हैं। और इंग्लिश में टोटल हमारे लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 लेटर में अगर 5 मेरे पास वावेल हो गए तो मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, व्यंजन कितने बचेंगे। तो 21 में से 5 का 26 में से 5 घटा देंगे, मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 21। तो 21 क्या हो गए, मेरे कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में व्यंजन। तो मेरे पास टोटल इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में होते हैं जो AEIOU क्या होते हैं, वावेल होते हैं। और AEIOU को छोड़कर जितने सारे 26 लेटर, जो 21 लेटर जो मेरे पास बच जाते हैं वह मेरे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं।